बिल और उसके दोस्तों ने बचपन में एक वादा किया था कि अगर पेनीवाइज फिर से लौटेगा तो वे उसे हराने के लिए फिर से साथ आएंगे। अब 27 साल बाद जब सब अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं और डेरी शहर छोड़ चुके हैं तो शहर में एक पार्टी चल रही होती है और बहुत सारे युवा एक मनोरंजन पार्क में वाटर गन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। एड्रियन सबसे जल्दी बलून्स भर लेता है और इनाम जीत जाता है, लेकिन जब वह अपना टेडी बियर लेता है तो देखता है कि विकी हारने से उदास है, इसलिए वह अपना इनाम विकी को दे देता है और फिर अपने प्रेमी से मिलने चला जाता है। जब वे दोनों पार्क से बाहर जा रहे थे तभी एक गुंडों का ग्रुप उनका पीछा करने लगा। ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया, इसीलिए एड्रियन गुस्से में आकर लड़ने लगा, लेकिन आखिर में उसे बुरी तरह मारा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसका प्रेमी डॉन उसे बचाने की कोशिश करता है, जिस पर गुंडे उसे पकड़ लेते हैं ताकि जॉन एड्रियन को मार सके। जॉन बार बार एड्रियन को मारता है और फिर अपने दोस्तों की मदद से उसे नदी में फेंक देता है। इसके बाद वे सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डॉन एड्रियन को ढूंढने के लिए नदी के किनारे दौड़ता है। जब एड्रियन डूबने लगता है तो वह देखता है कि नदी के पास एक पेनीवाइज खड़ा है और वही पेनीवाइज उसे बचा लेता है, लेकिन जैसे ही डॉन वहां पहुंचता है वह भयानक पेनीवाइज एड्रियन का दिल खा जाता है और फिर सैकड़ों लाल गुब्बारों के बीच गायब हो जाता है। उधर माइक रेडियो पर पुलिस की कॉल सुनता है कि उन्होंने पार्क के बाहर एक डेड बॉडी पाई है। माइक तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि एक पुल पर खून से लिखा हुआ संदेश है और साथ में एक लाल गुब्बारा भी है। अगले दिन माइक बिल को फोन करता है, जो अब एक लेखक बन चुका है, और उसे बताता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। फिर माइक एडी से भी संपर्क करता है। एडी जब माइक से बात कर रहा होता है तभी उसका ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है। रिची को जब माइक का कॉल आता है और वह खबर सुनता है तो वह बहुत घबरा जाता है। कॉल के बाद वह सब कुछ सोचने लगता है। फिर वह स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए मंच पर जाता है, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पाता और अपने चुटकुले भूल जाता है। उधर बैन अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है, तभी माइक का कॉल आता है और बैन मीटिंग को बीच में ही छोड़कर फोन उठाता है। इन सब दोस्तों में सबसे ज्यादा दुख स्टैनली को होता है। जब उसे पता चलता है कि उसे डेरी वापस लौटना है तो वह बहुत डर जाता है। जब वह नहाने जाता है तो उसे 27 साल पहले किया गया अपना वादा याद आता है। वादा निभाने और फिर से उस डरावनी चीज का सामना करने की सोच से वह बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए स्टैनली डर से भागने के बजाय अपना जीवन खत्म करने का फैसला कर लेता है। इसी दौरान बेवर्ली को माइक का फोन आता है। वह आधी रात को ही अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है ताकि अपने पुराने शहर लौट सके, लेकिन तभी उसका पति टॉम जाग जाता है और समझ जाता है कि बेवर्ली अपने बचपन के दोस्तों से मिलने जा रही है, जिससे टॉम को जलन होने लगती है और वह बेवर्ली को जाने से रोकने की कोशिश करता है। जब वह उस पर हमला करता है तो बेवर्ली भी खुद का बचाव करने की कोशिश करती है। टॉम बेल्ट से उसे मारने लगता है, लेकिन इस बार बेवर्ली हार नहीं मानती। वह हिम्मत जुटाकर एक पेंटिंग उसके सिर पर तोड़ देती है। इसके बाद बेवर्ली अपना बैग उठाती है और अपनी शादी की अंगूठी यहीं छोड़ देती है और तूफानी रात में घर से बाहर भाग जाती है। उधर जिस रात पेनीवाइज को हराया गया था उस रात सीवर से बहुत सारा पानी निकला था। इस पानी में कई लापता युवाओं के शव बहकर झील तक पहुंच गए थे। उन सब में से सिर्फ हेनरी बॉवर्स ही जिंदा बच पाया था। डरा हुआ हेनरी अपने घर भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उस पर अपने ही पिता को मारने का शक था। असल में हेनरी माइक और उसके दोस्तों से बदला लेने के इरादे से लौटा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब करीब 30 साल से हेनरी एक मानसिक अस्पताल में बंद है। एक दिन उसने खिड़की के बाहर एक लाल गुब्बारा तैरता हुआ देखा और उसे समझ आ गया कि पेनीवाइज वापस आ गया है। जब डॉक्टरों ने देखा कि हेनरी परेशान हो रहा है तो एक डॉक्टर उसे उसके कमरे में वापस ले गया। जब वे कमरे में पहुंचे तो हेनरी ने बिस्तर के नीचे एक बलून फूटते हुए देखा। फिर उसे अपने पुराने दोस्त पैट्रिक का मरा हुआ शरीर दिखा, जिससे देख हेनरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि यह प्राणी उसे मारने नहीं आया है, बल्कि उसे जेल से भागने में मदद करने के लिए आया है। इधर बिल डेरी शहर पहुंचता है और एक चीनी रेस्टोरेंट में माइक से मिलता है। थोड़ी देर बाद बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और बातें करते हैं कि इन सालों में उनकी जिंदगी में क्या क्या बदला है। लेकिन कुछ घंटों बाद सभी को ध्यान आता है कि स्टैनली की कुर्सी अभी भी खाली है। वे सोचने लगते हैं कि क्या स्टैनली आएगा, क्योंकि बातचीत के दौरान याद आता है कि स्टैनली बचपन में थोड़ा डरपोक था। तभी माइक को पता चलता है कि उसके दोस्तों को अपने बचपन में जो कुछ भी हुआ था उसकी ज्यादातर बातें याद ही नहीं है, लेकिन सब ये बताते हैं कि जब उन्हें डेरी वापस लौटने की खबर मिली तो वे बहुत डर गए थे। माइक उन्हें समझाता है कि जो लोग डेरी शहर छोड़ देते हैं उनकी यादें धीरे धीरे बदलने लगती हैं, इसलिए वे सही से याद नहीं कर पाते कि असल में क्या हुआ था। लेकिन माइक ने कभी डेरी नहीं छोड़ा, उसे सब कुछ साफ साफ याद है। अब वह अपने दोस्तों को सब कुछ याद दिलाने और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। डिनर के आखिर में टीम के हर सदस्य को एक फॉर्च्यून कुकी मिलती है। जब वे अपनी अपनी कुकी खोलते हैं तो हर कुकी में एक एक शब्द लिखा होता है। ये सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, जिससे उन्हें शक होता है कि स्टैनली के साथ कुछ गलत हुआ है। अचानक प्लेट पर रखी बाकी फॉर्च्यून कुकीज हिलने लगती हैं और उनमें से अजीब और डरावने जीव निकल आते हैं। ये देखकर सभी दोस्त डर जाते हैं। फिर जब वे एक्वेरियम की ओर देखते हैं तो उन्हें मछलियों की जगह तैरती हुई खोपड़ियां नजर आती हैं। वे खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें असली नहीं हैं, लेकिन फिर भी डर के मारे उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इतने शोर शराबे के बीच होटल की वेट्रेस देखने आती है कि सब ठीक है या नहीं। वह माइक को टेबल को तोड़ते हुए देखती है। तभी अचानक सभी भ्रम बंद हो जाते हैं। इस पर रिची अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से पहले पेमेंट कर देता है। फिर बेवर्ली स्टैनली की पत्नी को कॉल करती है, यह जानने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने एक रात पहले
पहले ही आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर उसके दोस्त डर जाते हैं और वे यह फैसला करते हैं कि वे यहाँ से चले जाएं ताकि वे पेनीवाइज का अगला शिकार न बने। लेकिन तभी माइक बिल को मना लेता है कि वह उसके साथ शहर की लाइब्रेरी चले, क्योंकि माइक कहता है कि उसे बेसबॉल मैच के दौरान कुछ जरूरी चीज दिखानी है। उधर विकी बोर हो जाती है और एक जुगनू को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है। वह उस जुगनू को पकड़ने के लिए स्टैंड तक उसका पीछा करने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात पेनीवाइज से हो जाती है, जिसे देख विकी डर कर भागने लगती है। लेकिन तभी पेनीवाइज रोने लगता है और कहता है कि लोग हमेशा उसके चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर विकी को उस पर दया आ जाती है और वह उसके पास जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है पेनीवाइज उसे खा जाता है। उधर अस्पताल में एक रात गार्ड को पता चलता है कि हेनरी ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया है, जिसे देख गार्ड उसके पास जाता है, लेकिन हेनरी ने गार्ड को ही खत्म कर बगीचे की तरफ भागने लगता है और वह एक कार में बैठ जाता है जहां पैट्रिक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वे उस होटल में पहुंचते हैं जहां बिल और उसके दोस्त ठहरे हुए हैं। वहां रिची और एडी अपना सामान इकट्ठा करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, जबकि बेवर्ली खुद को शांत करने के लिए एक ड्रिंक लेती है। जब किसी ने उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है, तो बेवर्ली ने बताया कि उसे एक सपना आया था जिसमें उसने देखा था कि उसके सभी दोस्त और खुद वह भी मारे जाएंगे। उसने यह भी कहा कि जब से वह डेरी शहर से गई थी तब से उसे हर रात बुरे सपने आते हैं जिनमें वह लोगों का दुख देखती है। उधर जब बिल लाइब्रेरी पहुंचता है जहां माइक काम करता है, तो उसे पता चलता है कि माइक ने पेनीवाइज की शुरुआत के बारे में जानकारी खोज निकाली है। माइक उसे एक कलाकृति दिखाता है जिसका नाम शोकोपा है, जो 18वीं सदी की शुरुआत की है। जब बिल इस कलाकृति को छूता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वह देखता है कि माइक के साथ क्या हुआ था जब वह आदिवासी गांव के अभियान में गया था। इस विजन में आदिवासियों ने माइक को दिखाया कि पेनीवाइज कैसे धरती पर आया और कैसे उसने उनके कई पूर्वजों को खत्म कर दिया है। इसके बाद बिल को यह भी समझ आता है कि पेनीवाइज को हराने का एक ही तरीका है, एक खास प्रार्थना करके उसे इस कलाकृति के अंदर बंद किया जा सकता है। ये सब जानने के बाद बिल सोचता है कि वह अपने सभी दोस्तों को ढूंढेगा और उन्हें फिर से इस मिशन में साथ आने के लिए मनाएगा। दूसरी तरफ बेवर्ली पर डेडलाइट्स का असर हुआ था, जिससे वह भविष्य में होने वाली मौतों के सपने देखती है। इसका मतलब है कि अगर पेनीवाइज को नहीं रोका गया तो बेवर्ली के डरावने सपने सच हो जाएंगे। इसलिए सभी दोस्त मिलकर तय करते हैं कि वे अपनी भूली हुई यादें वापस लाएंगे और एकजुट होकर उस भयानक जोकर से लड़ेंगे। फिर सभी दोस्त जंगल में जाते हैं जहां वे बचपन में मिला करते थे और वहां अपना पुराना क्लब हाउस ढूंढते हैं जिसे बेन ने बनाया था। माइक कहता है कि प्रार्थना को कामयाब बनाने के लिए हर दोस्त को अपने बचपन की कोई खास चीज ढूंढनी होगी, इसलिए सब अलग अलग हो जाते हैं। बेवर्ली सबसे पहले अपने पुराने घर जाती है जहां वह बचपन में रहती थी। उसे अपने पिता से मिले कई साल हो चुके थे। जब बेवर्ली घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, अब वहाँ कोई और औरत रहती है। फिर वह औरत उससे घर के अंदर बुलाती है। जब बेवर्ली घर के अंदर घूमती है और पुरानी चीजों को देखती है तो इसी दौरान बेवर्ली एक छुपी हुई जगह खोलती है जहाँ उसने बचपन में अपने कुछ खास खजाने छिपा कर रखे थे। वह वहाँ से सभी चीजें निकाल लेती है। इसके बाद वह मिसेस केयर्स के साथ चाय पीने के लिए लिविंग रूम में बैठती है, लेकिन चाय पीते वक्त बेवर्ली को लगता है कि इस औरत का बर्ताव कुछ अजीब है। फिर बेवर्ली कमरे में लगी तस्वीरों को देखने के लिए उठती है और उसे एक अजीब सच पता चलता है कि मिसेस केयर्स असल में नाचने वाली जोकर पेनीवाइज की बेटी है। जब बेवर्ली पीछे मुड़कर देखती है तो वह देखती है कि एक डरावना झुर्रीदार प्राणी उसकी तरफ दौड़ रहा है। बेवर्ली तुरंत भागने की कोशिश करती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे समझ आता है कि वह अंदर फंस गई है। तभी अचानक पेनीवाइज इंसानी रूप में उसके सामने आता है और कहता है कि बेवर्ली अपने दोस्तों की किस्मत को नहीं बदल पाएगी। जब बेवर्ली आखिरकार अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि वह इमारत असल में एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग थी। उधर शहर के दूसरी तरफ रिची उस वीडियो गेम सेंटर जाता है जहाँ वह बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था। वहाँ उसे एक जुए की चिप मिलती है जिससे उसे वो दिन याद आता है जब हेनरी ने उसे बिना किसी वजह के डराया था। डर कर रिची पार्क की तरफ भागता है। वहाँ वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उस पर एक बहुत बड़ी डरावनी मूर्ति हमला कर देती है। वह प्राणी रिची का पीछा करने लगता है। जब रिची को लगता है कि अब वह नहीं बच पाएगा तो वह एक भाले से उस पर वार कर देता है और रिची जमीन पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह खुद को समझाता है कि जो कुछ भी वह देख रहा है वह असली नहीं है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि डरावना प्राणी गायब हो चुका है और वह राहत महसूस करते हुए उसी पार्क से गुजरता है। तभी रिची पार्क के बीच में खड़ी एक मूर्ति पर पेनीवाइज को देखता है जो गुब्बारों के पीछे से उसे घूर रहा होता है और हवा में उड़ते हुए रिची के पास आता है और कहता है कि वह रिची का एक गहरा राज जानता है। डर के मारे रिची अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि खुद को फिर से सामान्य महसूस करा सके, लेकिन पेनीवाइज उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार रिची डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर बिल एक पुरानी चीजों की दुकान में जाता है और वहाँ उसे अपनी पुरानी साइकिल बिकती हुई दिखती है। वह खुशी खुशी साइकिल खरीद लेता है और शहर की सड़कों पर उसी तरह साइकिल चलाने लगता है जैसे वह बचपन में चलाया करता था। चलते चलते वह अपने पुराने घर के पास पहुंचता है जहां वह तब रहता था जब उसके छोटे भाई जॉर्जी को पेनीवाइज ने मारा था। फिर वह उस गटर के पास पहुंचता है जिसमें जॉर्जी गायब हुआ था। तभी बिल को अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। बिल अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे राक्षस पकड़ लेता है और उसे लगता है कि कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किस्मत से बिल खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और हॉल से दूर गिरकर लुढ़क जाता है। उसी समय बिल की मुलाकात एक स्केटबोर्ड चलाने वाले छोटे लड़के से
होती है। बिल उसे चेतावनी देता है कि वह इस हॉल के पास ना जाए। बातचीत के दौरान लड़का बताता है कि वह अपने बाथरूम के नाले से बच्चों की आवाजें सुनता है। बिल उसे सलाह देता है कि वह अपने माता पिता से झूठ बोले ताकि वे उसे डेरी शहर से दूर ले जाएं। तभी हम दूसरी ओर बेन को देखते हैं, जिसे याद आता है कि स्कूल में उसे लड़के बहुत परेशान करते थे। वह खुद को अपनी दुनिया में बंद कर लेता था और हमेशा हेडफोन लगाए रहता था। उसकी जिंदगी में बेवर्ली ही एकमात्र थी जिससे वह खुलकर बात कर पाता था, क्योंकि वह बेवर्ली से प्यार करता था। उसकी इसी कमजोरी को जानकर पेनीवाइज ने उसे धोखा देने की कोशिश की और बेन का पीछा करने के लिए खुद को छिपा लिया। तभी बेन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पाता है कि दरवाजा बंद है। फिर वह जल्दी से कोठरी के अंदर छुप जाता है, लेकिन उसकी योजना काम नहीं करती। जोकर उसे ढूंढ लेता है और बेन को निगलने की कोशिश करता है। तभी उसका टीचर आकर उसे बचा लेता है। इस डरावने अनुभव को याद करके बेन होटल लौटने का फैसला करता है। जब बेन होटल पहुंचता है तो वह बेवर्ली से मिलता है। बेवर्ली को याद आता है कि उसे किसी ने एक प्यार भरा नोट दिया था। हालांकि उसकी यादें अभी भी पूरी तरह साफ नहीं थीं, इसलिए वह सोचती है कि शायद बिल ने उसे वह नोट दिया था। इसी बीच एडी अपनी दवा खरीदने के लिए एक फार्मेसी में रुकता है, तो वहाँ मिस्टर कीन उसे पहचान लेते हैं। जब एडी कीन से अपना ऑन ऑर्डर लेने के लिए इंतजार कर रहा होता है तो उसे अतीत की कुछ याद आती है। उसे फार्मेसी के तहखाने से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। जब वह तहखाने में जाता है तो वहाँ उसे खून से भरी कई थैलियां मिलती हैं। वह अपनी माँ को मुक्त करने के लिए पर्दे खोलता है, लेकिन तभी उसे पेनीवाइज दिखाई देता है, जो उसकी माँ को पकड़कर बुरी तरह से उसे परेशान कर रहा होता है। तभी एडी को एक ज़ोंबी भी दिखाई देता है। जब वह प्राणी बहुत करीब आता है तो एडी अपनी माँ को छोड़कर डर से भागने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह वही पर्दा फिर से खोलता है, लेकिन इस बार उसे दूसरी तरफ कुछ भी डरावना नहीं मिलता, जिसे देख एडी राहत महसूस करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है तभी उसी राक्षस द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जिसने उसकी पुरानी याद में उसकी माँ को खा लिया था। एडी हिम्मत जुटाता है और पेनीवाइज की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन पेनीवाइज उसके चेहरे पर गंदा ऑयल फेंकता है। तभी एडी अपना चेहरा पोंछता है और देखता है कि राक्षस गायब हो चुका है। फिर वह तेजी से फार्मेसी से बाहर भाग जाता है। उधर जब बिल होटल लौटता है तो डरी हुई बेवर्ली दौड़कर उसे गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन बेवर्ली को अजीब लगता है, क्योंकि उसे वो खास एहसास नहीं होता जो उसे उस लड़के को किस करते समय हुआ था, जिसने उसे वो प्यारा नोट दिया था। इसी दौरान दोनों देखते हैं कि सीढ़ियों से एक खून से सना हुआ स्केटबोर्ड नीचे गिरता है। बिल को तुरंत एहसास हुआ कि वह छोटा लड़का खतरे में है। वह बिना देर किए उस लड़के को ढूंढने के लिए शहर के मेले की ओर भागा। इसी बीच रिची होटल से बाहर आ गया और शहर छोड़ने के लिए अपनी कार में बैठ गया। उधर एडी होटल के बाथरूम में अपने ऊपर गिरे गंदे पदार्थ को साफ कर रहा था। तभी उस पर अचानक हेनरी ने हमला कर दिया, जो उसे मारने के मौके का इंतजार कर रहा था। डर के मारे एडी पर्दे के पीछे छिप गया। फिर उसने हिम्मत दिखाई और हेनरी के ही चाकू से उस पर वार कर दिया। चाकू सीधा हेनरी के सीने में लगा। इसके बाद एडी मदद के लिए बाहर भागा, लेकिन जब बेन बाथरूम में गया तो उसने देखा कि हेनरी खिड़की से भाग चुका है। तभी दूसरी ओर बिल देखता है कि वह छोटा लड़का एक झूले वाली सवारी पर चढ़ रहा है, तो वह भी उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन बिल शीशों से भरी एक भूल भुलैया में दाखिल होता है और लड़के तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पेनीवाइज भी उनका पीछा कर रहा होता है। जब बिल आखिरकार उस लड़के के पास पहुंचने ही वाला होता है तो उसे दिखता है कि पेनीवाइज भी लड़के के बहुत करीब आ गया है। तभी बिल शीशे को तोड़कर लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेनीवाइज उससे तेज निकलता है। वह उसे कांच की दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाता है। फिर वह उस लड़के को एक ही बार में निगल जाता है और रात को जब माइक अकेला लाइब्रेरी में होता है तो हेनरी उस पर हमला कर देता है। हेनरी उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही माइक पर हमला होने वाला होता है रिची समय पर वहां पहुंच जाता है और हेनरी के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे मार गिराता है। हालांकि रिची खुद भी इस संघर्ष के दौरान बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बाकी दोस्त भी वहां पहुंचते हैं। फिर माइक बिल को फोन करता है और उसे बताता है कि आज रात एक और बच्चा पेनीवाइज का शिकार बन गया है। यह सुनकर बिल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब वह अकेले ही पेनीवाइज को खत्म करेगा ताकि वह अपने दोस्तों की जान खतरे में न डाले। लेकिन माइक और बाकी सभी जानते हैं कि बिल अकेले पेनीवाइज का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वे सब मिलकर बिल के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब वे लोग उस पुराने सुनसान घर में पहुंचते हैं तो सभी अंदर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर अलग अलग हो जाते हैं। माइक और बेवर्ली घायल बेन की मदद करने की कोशिश करते हैं, जिसके पेट में चोट लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी तीनों दोस्त एक फ्रिज के पास जाते हैं और वहां स्टैनली का शरीर पाते हैं। वे स्टैनली का कटा हुआ सिर फर्श पर लुढ़कते हुए देखते हैं। जब एक दोस्त शीशे में देखता है तो उसे पेनीवाइज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो उसके दोस्त पर हमला कर रहा होता है, जिसे देख बेवर्ली तुरंत शीशा तोड़ देती है और अपने दोस्त को बचा लेती है। तभी अचानक स्टैनली के सिर से 3 जोड़ी पैर निकल आते हैं और वह एक ज़ोंबी जैसी भयानक चीज में बदल जाता है, जिसे डर कर तीनों दोस्त उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। उसी समय वह राक्षस छत में छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करता है ताकि हमला कर सके। तभी रिची ज़ॉम्बी को देखकर चौंक जाता है, जो अचानक उस पर कूद पड़ता है और उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन बिल समय रहते उसे बचा लेता है। बेन डर के मारे ज़ॉम्बी पर बार बार चाकू से हमला करता है, लेकिन एडी डर के मारे कुछ भी करने में असमर्थ था। फिर बिल खुद पर दोष लगाता है कि अगर वह जल्दी कुछ करता तो उसका दोस्त खतरे में नहीं पड़ते। फिर खुद को संभालने के बाद सभी दोस्त मिलकर सीवर की सुरंगों में उतरते हैं। वे गंदे पानी में चलते हुए पेनीवाइज के ठिकाने तक पहुंचने के लिए सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी अचानक बेवर्ली को कोई उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। वह देखती है कि वही राक्षस जो उसके पुराने
पुराने घर में उस पर हमला कर चुका था, अब उसे पकड़ने के लिए बाहर आ रहा है। राक्षस बेवर्ली को पकड़कर पानी के नीचे खींच लेता है, लेकिन बेवर्ली जैसे ही सतह पर वापस आती है, बिल और बेन बिना सोचे उसके पीछे कूद जाते हैं। बेवर्ली बताती है कि उसने पानी के नीचे बहुत सारे शव देखे हैं। इसके बाद पूरा समूह आगे बढ़ता है और चलते चलते उन्हें एक दरवाजा मिल जाता है। पेनीवाइज को हराने के लिए सबसे ज्यादा जोश माइक में होता है, इसलिए वह सबसे पहले नीचे उतरता है। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चट्टानों पर चलते हुए पेनीवाइज के छिपने की जगह तक पहुंचते हैं। जब वे डेरी शहर के नीचे एक डरावनी गुफा को देखते हैं तो एडी हैरान रह जाता है और माइक उसे बताता है कि यह जगह लाखों साल पहले बनी थी। उसके मुताबिक पेनीवाइज पर हमला किया जा सकता है जब वह अपने असली रूप में हो। इसके लिए उन्हें शोकोपुआ के अंदर आग जलाकर प्रार्थना पढ़नी होगी। फिर माइक अपने दोस्तों को कहता है कि वे अपनी अपनी यादगार चीजें आग में डालें। फिर हर कोई अपनी एक चीज उठाता है जो उन्हें उनके पहले मिलने के समय की याद दिलाती है। क्योंकि स्टैनली अब उनके साथ नहीं था, इसलिए उसकी ओर से एडी एक टोपी आग में फेंकता है जो स्टैनली ने एक बार पहनी थी। इसके बाद प्रार्थना के आखिरी हिस्से के लिए सभी दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी अचानक आग बुझ जाती है और छत खुल जाती है, जिससे ऊपर से तेज रोशनी आने लगती है, जिसे देख सभी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और प्रार्थना के कुछ शब्द बोलने लगते हैं। तभी ऐसा लगता है प्रार्थना ठीक से काम कर रही है, क्योंकि 3 आग के गोले उड़कर सीधे शोकोपुआ के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब माइक कलाकृति को बंद करने की कोशिश करता है तो एक लाल गुब्बारा फूलने लगता है और ढक्कन बंद नहीं हो पाता। तभी गुब्बारा तेजी से बड़ा होने लगता है, इसलिए सभी दोस्तों को धमाके से बचने के लिए भागना पड़ता है। फिर धमाके की तेज आवाज के बाद सभी थोड़ा संभलते जाते हैं। तब पेनीवाइज सामने आता है। वह बताता है कि प्रार्थना क्यों फेल हो गई। माइक ने अपने दोस्तों को यह नहीं बताया था कि जो पुराने लोग पहले पेनीवाइज को हराने की कोशिश कर चुके थे वे भी मारे गए थे। माइक सफाई देते हुए कहता है कि उसे विश्वास था कि इस बार वे सफल होंगे। तभी उसी समय रोशनी फिर से चमकने लगती है और पेनीवाइज कहता है कि वह पिछले 30 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब उसके सभी दुश्मन एक बार फिर एक साथ हैं और उसके पास उनसे बदला लेने का मौका है, जिसे सुन डर के मारे सभी दोस्त अलग अलग भाग जाते हैं। भागते हुए बिल एक झील में फंस जाता है, लेकिन किस्मत से झील की सतह जमी हुई थी जिससे वह बच जाता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है जिससे वह बाहर निकल सकता है। जब वह बाहर आता है तो अचानक खुद को अपने पुराने घर के तहखाने में पाता है, जहाँ वह अपने छोटे भाई जॉर्जी और अपने बचपन के रूप से मिलता है। इस पल में बिल को पछतावा होता है कि उस दिन वह अपने भाई के साथ खेलने नहीं गया होता तो वह अभी भी जिंदा होता। वह यह भी मानता है कि जॉर्जी की मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार है। उधर रिची और एडी पेनीवाइज से बचने के लिए एक दरार के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे को खोलने पर रिची एक भयानक लाश को अपनी ओर आते हुए देखता है और डर जाता है। फिर वे दूसरा दरवाजा खोलते हैं जहाँ एक सुरंग मिलती है, लेकिन उस सुरंग से गुजरने के लिए उन्हें पहले एक कुत्ते के पास से होकर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं वह कुत्ता अचानक एक डरावने राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर दोनों दोस्त डर जाते हैं और उस दरवाजे से आगे जाने का इरादा छोड़ देते हैं। अब वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी बीच बेवर्ली और बैन एक अलग रास्ते पर फंस जाते हैं। दोनों अलग अलग डरावने माहौल में फंस जाते हैं। बेवर्ली खुद को स्कूल के बाथरूम में पाती है जहाँ उसे उन सभी लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो कभी उसे डराते थे। दूसरी ओर बैन एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाता है। बेवर्ली हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि उसके केबिन में खून भरता जा रहा है, जबकि बेन खुद को जिंदा दफन होने से बचाने की कोशिश करता है क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे उसे ढकने लगती है। तभी बेन बेवर्ली के लिए अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करता है और उसे वह कविता सुनाता है जो उसने सालों पहले उसके लिए लिखी थी। यह सुनकर बेवर्ली की याददाश्त वापस आ जाती है और वह बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपने दोस्त को बचा लेती है। बेन उसकी मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और दोनों वापस सीवर में लौट आते हैं। उधर बिल अपनी किशोरावस्था के दर्द और अपराध बोध से आखिरकार मुक्त हो जाता है। वह तैरकर किनारे पर पहुंचता है जहां उसकी माइक से मुलाकात होती है। जब बिल माइक की मदद करने जाता है तभी माइक पर अचानक पेनीवाइज हमला कर देता है और उसे निगलने ही वाला होता है। तभी रिची अचानक आ जाता है और पेनीवाइज पर हमला कर उसका ध्यान भटका देता है। रिची फिर दूसरा पत्थर फेंकने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसका दोस्त उस पेनीवाइज द्वारा पकड़ा जा रहा है तो वह प्रकाश को देखकर सम्मोहित हो जाता है। फिर एडी फैसला करता है कि उसे कुछ करना होगा। वह पेनीवाइज के गले पर एक धातु की वस्तु फेंकता है। जैसे ही वह वार करता है पेनीवाइज रिची को छोड़ देता है और खुद चट्टानों पर बने कांटों पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर एडी रिची की मदद करने के लिए दौड़ता है और टीम के साथ खुशी मनाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने जोकर को हरा दिया है। लेकिन तभी जब एडी असावधान होता है तो पेनीवाइज अचानक फिर हमला कर देता है और अपने बड़े पंजों से एडी को मार गिराता है। इसके बाद पेनीवाइज एडी के शरीर को दूर फेंक देता है और उसके दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। रिची एडी के खून को रोकने की कोशिश करता है, जबकि माइक और बाकी सोचते हैं कि पेनीवाइज को कैसे हराया जाए। वे एक योजना बनाते हैं कि पेनीवाइज को छोटा बनाना होगा ताकि उसे हराना आसान हो जाए। उनका इरादा उसे गुफा के निचले हिस्से में फुसलाने का होता है ताकि वहां से निकलने के लिए पेनीवाइज को अपना आकार छोटा करना पड़े। लेकिन पेनीवाइज रास्ता बंद कर देता है जिससे उन्हें दूसरी योजना बनानी पड़ती है। अब उनका एकमात्र तरीका यह होता है कि वे उसे यह यकीन दिला दें कि वह छोटा और कमजोर है। इसलिए चारों दोस्त पेनीवाइज का मजाक उड़ाने और उसे अपमानित करने लगते हैं। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास गिरता है पेनीवाइज एक छोटे से कीड़े में बदल जाता है। जब वह पूरी तरह से कमजोर हो जाता है तो माइक उसे खत्म कर देता है। फिर जैसे ही
रोशनी गायब होती है, पेनीवाइज का शरीर राख बनकर बिखर जाता है। इसके बाद टीम एडी को देखने जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एडी अब नहीं रहा। इसी बीच गुफा गिरने लगती है और सबको एडी का शरीर छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। फिर जैसे ही वे सब बाहर निकलते हैं तो गुफा पूरी तरह ढहकर नष्ट हो जाता है। रिची बहुत दुखी होता है क्योंकि वह एडी को बचा नहीं सका। फिर कुछ समय बाद जब सब डेरी शहर लौटते हैं तो वे सब इस बात से राहत महसूस करते हैं कि अब पेनीवाइज कभी वापस नहीं आएगा। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।